हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ईडीवी ऑनलाइन अ प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। दिस इज़ रूपाली और हम डील कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स से। दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, दिस इज़ द थर्ड वन। तो जल्दी से देख लेते हैं आज के इस पार्ट में हम कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का। आज हम डील कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम से, ठीक है। वी हैव 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक डील करते हैं फ्रीडम राइट से। आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, बट देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू। अब हमने गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट हमें गवर्न कर रही है, बट दैट डजंट मीन कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स को अनलिमिटेड वे में यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें यूज़ करके हम एक तरह से स्टेट को, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने से। उसी तरह जब हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए तो स्टेट भी हम पे सिटीजन्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, सो दैट हम भी अपने फंडामेंटल राइट्स को आउट ऑफ द वे जाके यूज़ ना कर सकें, उसका गलत फ़ायदा ना उठा सकें, ठीक है। हर राइट के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिन्हें हम देखना है। तो बेसिक रिस्ट्रिक्शंस क्या रहती हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे? देखिए, स्टेट अगर एज वी नो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन अगर होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमें ये राइट देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। वी हैव सम रिट्स एंड ऑल, जो हम बाद में देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स से डील कर रहे हैं तो हमें रिस्ट्रिक्शंस भी पता होनी चाहिए कि हम ठीक है, वी हैव द राइट, हमें ये हक है, हमें ये आज़ादी है, लेकिन किस हद तक, ठीक है। इंडिया की, जहाँ भी इंडिया की सवर्निटी, सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर की बात आएगी तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर अगर हम देखें तो वी हैव 6 राइट्स। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि हमें आज़ादी है कि जो भी हम चाहें, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम मानते हैं, वो हम अपनी स्पीच में ला सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, बता सकते हैं। वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों के सामने अपने थॉट्स को रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप डिस्कशंस ले लीजिए, कोई ग्रुप डिस्कशन है, 4 लोग हैं तो चारों के अलग अलग थॉट्स हैं, तो हर कोई अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। बट रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? देखिए, अब आप अगर अपने थॉट्स की बात करें कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ठीक है, यू हैव द फ्रीडम, आपको आज़ादी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से किसी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करें या सिक्योरिटी पे कोई बात आ जाए। जैसे आप देखें, अगर आप 4 लोगों को इकट्ठा करके आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, फ़ाइन, बट आप अगर उन्हें किसी क्राइम में इंडल्ज करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सही नहीं है, ठीक है। इन दैट वे आप अपने फंडामेंटल राइट को यूज़ करके इस लेवल पे नहीं जा सकते हैं कि आप किसी भी तरह से इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट करें, ठीक है। देन पब्लिक ऑर्डर की अगर बात की जाए, मतलब आप कोई भाषण दे रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, उसमें आप एंटी नेशनल स्लोगन्स यूज़ करते हैं, या आप लोगों को देश के खिलाफ या किसी भी कोई पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब कोई पब्लिक ऑर्डर है कि आप असेंबल नहीं हो सकते हैं, या अगर गवर्नमेंट आपको किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रही है इन चीज़ों को लेके, सिक्योरिटी को लेके, तो आप उसके अगेंस्ट जाके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। और ये कब हो सकता है? जब जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट हम पे लगा रही है वो रीज़नेबल है, ठीक है। देन उसके बाद वी हैव द फ्रीडम टू असेंबल, हम असेंबल कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। बट दैट असेंबली, वो असेंबल होना, उसका उस असेंबली का मोटिव
एक तो पीसफुल होना चाहिए, हम शांति से अगर कोई असेंबली करते हैं, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते हैं तो दैट्स अलाउड। और ये जो असेंबली है, हमारा इकट्ठा होना है, ये विदाउट आर्म्स होना चाहिए, मतलब हम हथियार अपने साथ लेके कोई भी असेंबली नहीं कर सकते, मतलब इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर हम, क्योंकि हथियार लेके आप अगर असेंबल हो रहे हैं और आप कहेंगे कि वी हैव द फ्रीडम टू असेंबल, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं कि आर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड, आप आर्म्स को कैरी करके असेंबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देन एसोसिएशंस बनाने की फ्रीडम, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं, तो वी हैव द फ्रीडम कि हम कोई किसी तरह की भी एसोसिएशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं अपने लोकल लेवल पे। जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, यूथ को आगे बढ़ावा देने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए कुछ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, कुछ एसोसिएशंस बना दी जाती हैं, युवा मोर्चा या इस तरह के कुछ और एसोसिएशंस। सो ये जो मतलब एसोसिएशंस बनाने की फ्रीडम भी हमें अंडर आर्टिकल 19 मिलती है, ठीक है। देन वी हैव द फ्रीडम कि हम थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी मूव कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, घूम सकते हैं। बट इसमें रिस्ट्रिक्शंस कहाँ आती हैं? जैसे वी हैव सम ट्राइबल एरियाज जहाँ जाना रिस्ट्रिक्ट किया गया है, या वी हैव सर्टन प्लेसेस। अब अगर हम इन लेट अस सपोज हम मूव कर रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, और भी नो कि हमें आर्टिकल 19 जो है वो गारंटी करता है, हमारे फंडामेंटल राइट में है कि हम इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो दैट डजंट मीन कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं सिक्योरिटी पर्पस से हों या किसी भी और रीज़न से हों, तो आप उन मतलब आप उन रिस्ट्रिक्शंस को अपने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं मानेंगे। आप देखते हैं जैसे ट्राइबल एरियाज़ हो गए, या कुछ आर्मी के अंडर कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ सिविल्स जो हैं उनका जाना अलाउड नहीं है, तो ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस में आता है, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की बात करें, हम इंडिया की टेरिटरी में किसी भी जगह पे ज़मीन खरीदते हैं, अगर घर बना सकते हैं, तो वी हैव द फ्रीडम, हम जा सकते हैं। जे के केस में ये एक एक्सेप्शन था कि जो जे के लोग थे, मतलब यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जे के जो लोग थे वो आउट ऑफ जे मतलब इंडिया की किसी भी टेरिटरी में जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। बट जो बाकी इंडियंस थे, मतलब अदर देन जे पीपल, जे के बाहर के जो लोग हैं, वो जे में आके प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो ना तो ये रूल है ही नहीं अब, बट एक्सेप्शन है तो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। देन वी हैव फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, हम जो चाहें जिस तरह का प्रोफेशन चाहें अपना सकते हैं। मतलब आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, ये आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही काम करना है। आप चूज़ अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, आप क्या ऑक्यूपेशन, क्या ट्रेड, कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आर्टिकल 19। और एक बहुत ज़रूरी बात कि वी हैव सम फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं। बट जब हम आर्टिकल 19 की बात करें तो इट इज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आर्टिकल 20 अगर हम देखें तो आर्टिकल 20 हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखिए कोई ऑफेंस, कोई गुनाह अगर हमसे हो जाता है तो हमें किस तरह की प्रोटेक्शन मिलती है वो हम इसमें देखेंगे। देखिए जो आर्टिकल 20 है इसमें देखा जाता है कि मतलब आर्टिकल 20 के अंडर हमें किस तरह की प्रिविलेजेस मिली हैं वो हमने देखना है। देखिए एक्सेसिव पनिशमेंट, कोई भी एक्यूज पर्सन, अब आप देखें किसी से अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, ठीक है, चाहे वो सिटीज़न हो या फॉरेनर हो, तो उसको किस बेसिस पे, मतलब उसके लिए क्या लॉ किस तरह से एप्लीकेबल है, ठीक है, ये हम देखते हैं। इसमें 3 चीज़ें हमें देखनी है। द फर्स्ट वन इज़ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ,
सेकेंड वन इज़ नो डबल जियोपैरिडी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, थर्ड वन, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों पे बेस्ड है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की अगर हम बात करें तो आप सपोज़ कीजिए कि कोई भी इंसान है जिससे कोई ऑफेंस हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी तरह का कोई केस है, अगर आप मर्डर केस की एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, तो आप सपोज़ कीजिए कि आज के टाइम पे अगर कोई पर्सन है जो किसी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अगर अंदर है, तो उसे कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, उसे अरेस्ट किया गया है मर्डर के चार्ज पे। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लेट अस सपोज़ 5 साल की सज़ा होती है किसी भी इंसान को जो कि मर्डर केस में मतलब जिसका जो गिल्ट है वो प्रूव हो जाता है। मतलब अगर ये प्रूव हो गया कि इस इंसान ने मर्डर किया है तो उसे 5 साल की सज़ा होगी। अब उसकी 5 साल की सज़ा उसे मिल गई और वो अपनी सज़ा काट रहा है। अब आप देखें, अगर 2 साल बाद ये क्योंकि वी नो कि पार्लियामेंट लाइक टाइमली जब भी ज़रूरत है तो लॉ चेंज कर सकती है, उसमें कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस अगर हैं तो वो ला सकती है। तो अगर 2 साल बाद मर्डर की जो पनिशमेंट है वो 7 साल कर दी जाए, तो क्या जो इंसान जिसे 5 साल की सज़ा मिल चुकी है ऑलरेडी, जो अपनी सज़ा काट रहा है, क्या आप उसकी सज़ा 7 साल कर देंगे? नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे उसने ऑफेंस किया उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी उससे ज़्यादा पनिशमेंट आप उससे नहीं दे सकते। मतलब स्टेट उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोटेक्शन है। जिस टाइम पे हमने ऑफेंस किया उस टाइम पे जो भी लॉ, जो भी एक्ट था, उसी के हिसाब से पनिशमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। जो जो भी लॉ है एट द टाइम जब ऑफेंस कमिट किया गया उससे ज़्यादा की पेनल्टी आप किसी से नहीं मांग सकते। मतलब जिसे 5 साल की सज़ा हुई है आप उसकी सज़ा बढ़ा के 2 साल और नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसने जिस टाइम पे ऑफेंस किया उस टाइम पे सज़ा 5 साल ही थी, ठीक है। देन नो डबल जियोपैरिडी अगर हम देखें तो अब जो इंसान एक बार, मतलब किसी ने एक बार कोई गलती की, कोई गुनाह किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो उसे पनिशमेंट मिल चुकी है, ठीक है। अब मतलब एक ही इंसान को जिसने एक बार एक ऑफेंस किया, कोई गलती की, आपने उसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे लॉ ने उसे सज़ा दे दी। अब डबल जियोपैरिडी मीन्स आप एक ही ऑफेंस के लिए किसी भी इंसान को 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हैं। देखें, हम वही मर्डर वाली एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर कोई मर्डरर है कोई इंसान है जिसने मर्डर किया और उसने अपनी 5 साल की सज़ा पूरी कर ली, ना लॉ चेंज हो गया या 7 साल की सज़ा है ना, एक तो आप उसकी वो सज़ा 5 साल से 7 साल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अब आप उसे फिर से सज़ा नहीं दे सकते हैं कि जब उसने ऑफेंस किया तब उसने 5 साल की सज़ा काटी, अब 7 साल का प्रोविज़न है तो आप उसे दोबारा मतलब 7 साल के लिए पनिश कर दें, ऐसा नहीं होगा। कोई भी इंसान एक ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती उस इंसान को, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर वो इंसान फिर से कोई मर्डर करता है तो उसे प्रोटेक्शन है कि उसे सज़ा नहीं मिलेगी, नहीं। अगर दोबारा कोई ऑफेंस किया जाता है तो अब अगर उसी इंसान ने दोबारा कोई मर्डर किया और अब जब 7 साल की सज़ा है तो ऑब्वियसली वो जो 7 साल वाला प्रोविज़न है वो उस पर लागू होगा, ठीक है। उसे नए प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जाएगी। नाउ द थर्ड वन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देखिए, हमें प्रोटेक्शन है कि मतलब कोई भी एक्यूज्ड है जिसने गलती की है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने, ठीक है। देखें, मतलब इससे प्रोटेक्शन कैसे है ये कि पुलिस फोर्स ने अगर किसी को अरेस्ट किया हुआ है तो अब पुलिस जो है, ये लॉ जो है वो किसी भी तरह से कंपल्शन नहीं डाल सकता है। मतलब जो एक्यूज्ड है जिसने गलती की है उसे मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही अगेंस्ट गवाही दे। मतलब अपना जो भी क्राइम जिसके लिए उसे पेश किया गया हो कोर्ट में, अब उसे ये कंपल्शन डाली जाए, उसे ज़बरदस्ती की जाए कि वो अपने अगेंस्ट गवाही दे, विटनेस बने, तो ऐसा
नहीं है, ठीक है। इस केस में वो अपने फंडामेंटल राइट को अंडर आर्टिकल 20 यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर किसी इंसान को फोर्स किया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, तो वो अंडर आर्टिकल 20 अपने फंडामेंटल राइट को यूज़ करके स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ओके, देन आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो अंडर आर्टिकल 21 वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी लाइफ को और हमारी जो पर्सनल लिबर्टी, हमारी आज़ादी, दोनों को प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से? देखिए, कोई भी ऐसा इंसान, मतलब किसी भी इंसान को आप उसकी लाइफ से, मतलब ज़िंदगी जीने से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ना ही आप उसकी, मतलब स्टेट हमसे जीने का हक नहीं छीन सकती और हमारी पर्सनल लिबर्टी को भी हमसे नहीं छीन सकती है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब हमें जीने का हक है और हमें हमारी, मतलब पर्सनल लिबर्टी जो है वो दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून को मानना छोड़ देंगे। जो भी प्रोसीजर, जो भी लॉज बने हुए हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शन हम पे रहेगी, ठीक है। अब पर्सनल फ्रीडम किस तरह से रिस्ट्रिक्ट होती है? वी हैव जुडिशियल रिट्स, एज आई टोल्ड यू, अंडर आर्टिकल 32। अगर किसी भी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट, जैसे कि हमने बोला आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लिव, मतलब आर लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी है कि हम, तो अगर किसी भी तरह से हमारे लाइफ के, मतलब ज़िंदगी जीने का जो हक है उसे कर्टेल किया जा रहा हो, या हम किसी भी तरह से हमारी पर्सनल लिबर्टी इफेक्ट हो रही है स्टेट के किसी डिसीजन से, तो हम अंडर आर्टिकल 32 हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और वहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है और फिर उस केस की इंक्वायरी होती है। सो आर्टिकल 32 अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसी तरह हाई कोर्ट्स की भी अथॉरिटी है, मतलब हाई कोर्ट को भी हम अपील कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। सो अगर हम हाई कोर्ट में रिट इशू करवाने जा रहे हैं, मतलब अपील कर रहे हैं रिट इशू करने के लिए, तो एट दैट टाइम हम आर्टिकल 226 के अंडर जाते हैं। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो आर्टिकल 32 डील करता है इससे, ठीक है। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स, जिसमें से एक हैवियस कॉर्पस है। सो रिट्स का अगर इन डिटेल हमें पढ़ना है तो हमें वो एक अलग लेक्चर कंडक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। देन 86, सो वी वर डीलिंग विद आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में हमने देखा कि हमारी लाइफ और लिबर्टी के लिए हमें प्रोटेक्शन दी गई है। अब 86th अमेंडमेंट, मतलब 2002 में एक अमेंडमेंट हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने 21A आर्टिकल को इंसर्ट किया। सो ओरिजिनली आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। 2002 में आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल 21A क्या है। आर्टिकल 21A कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देखें, जो भी बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है, तो 6 to 14 ईयर्स की एज का जो भी बच्चा है, उस बच्चे को ये राइट है कि उसे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 21A के अंडर, स्टेट जो है वो कंपल्शन डालती है, मतलब पेरेंट्स की या जो भी गार्डियन है उस बच्चे के, ठीक है, उन पे कंपल्शन है कि उन्हें अपने बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब बेसिक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें तो इट डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। देखिए, जब किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो उसके लिए उसे क्या प्रोटेक्शन मिली है वो हम आर्टिकल 22 में देखेंगे। देखिए, 3 तरह की प्रोटेक्शन है, मतलब 3 तरह से डील करेंगे हम प्रोटेक्शन से।
कैसे, क्लॉज 1 देखते हैं। तो कोई भी अरेस्टेड, देखिए पुलिस अगर किसी इंसान को अरेस्ट करती है तो बिना ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट इन्फॉर्म किए वो पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। मतलब अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो जिस इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है उस इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसे किस बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब किस केस के बेस पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, जो भी अरेस्टेड पर्सन है जिसे अरेस्ट किया गया है, अगर वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को या अपने डिफेंस के लिए, मतलब खुद को डिफेंड करने के लिए अगर वो किसी को कंसल्ट करना चाहता है तो ही हैज़ द राइट कि वो कंसल्ट कर सकता है, मतलब पुलिस मना नहीं कर सकती है, ठीक है। देन द थर्ड वन, जो भी अरेस्टेड इंसान है जिसे डिटेन किया है पुलिस ने, पुलिस अथॉरिटी पे ये कंपल्शन है, पुलिस अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अरेस्ट के बाद विद इन 24 और 24 घंटे के अंदर अंदर जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। देखिए, अगर तो पुलिस ने एक्चुअल किसी केस के बेसिस पे किसी को अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा कोई केस नहीं है, मतलब अगर पुलिस अथॉरिटी गिल्टी है, अगर पुलिस ने बिना किसी केस के या मतलब अपनी पावर्स का फ़ायदा उठाने के चक्कर में किसी को अरेस्ट किया है, तो अगर वो विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं तो ऐसा जो कोई अरेस्ट है या डिटेंशन है वो होगी ही नहीं। मतलब उस इंसान को प्रोटेक्शन दी जा रही है कि आपको पुलिस अगर डिटेन पहले तो बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए कि आपकी गलती क्या, अरेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कंपलसरी है, ठीक है। और एक और चीज़ कि ये जो सेफ गार्ड हमें, जो प्रोटेक्शन हमें आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है, ये एनिमी एलियन के लिए नहीं है। और एनिमी एलियन से हमारा मतलब है कोई भी ऐसी कंट्री को बिलोंग करने वाला इंसान जिससे हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है। सो एनिमी एलियन के लिए भी ये प्रोटेक्शन नहीं है आर्टिकल 22 वाली। और अगर किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर पुलिस ने अरेस्ट किया है, ट्रायल पे लिया हुआ है, तो भी नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन से हमारा मतलब है कि मतलब देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग टू हैपन, मतलब किसी चीज़ को होने से रोकने के लिए अगर किसी को अरेस्ट किया गया है। मतलब अगर किसी इंसान पे, किसी पर्सन पे ये डाउट है कि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है या पीस को डिस्टर्ब कर सकता है सोसाइटी के, या किसी भी तरह का केस जो अभी हुआ नहीं है हो सकता है। सो इस केस में मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेस पे अगर किसी को पुलिस अरेस्ट करती है तो मतलब उसे इन्फॉर्म करना या ये लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने का जो राइट है ये, या विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, इन सब में से कोई भी सेफ गार्ड ऐसे इंसान को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।